Hello and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with lecture number 54 from Modern Indian History series, in which we will study Indian National Army trials. Men, money, and material cannot by themselves bring victory or freedom. We must have the motive power that will inspire us to brave deeds and heroic exploits. Very inspirational. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel and this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने मेक एमसीक्यू चैलेंज स्टार्ट किया है, तो देखते हैं इस बार उस चैलेंज को किसने कंप्लीट किया है। जिन्होंने ये चैलेंज कंप्लीट किया है उनके नाम है अक्षत चौधरी जी, विनीता बिस्वास जी, पूजा भरद्वाज जी, स्नेहल पिपरेवार जी और प्रियंका सहाय जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने एमसीक्यू पोस्ट किए, और आपने जो एमसीक्यू पोस्ट किए हैं उन्हें हम इस लेक्चर के अंत में डिस्कस करके सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो टॉपिक है आईएनए ट्रायल्स, उस पे यूपीएससी ने जो अब तक मेंस का क्वेश्चन पूछा है, आइए देख लेते हैं वो किस तरह का क्वेश्चन था। व्हेन एंड व्हाई डिड द रिवोल्ट ऑफ रेटिंग्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी टेक प्लेस? व्हाई डिड दे सस्पेंडेड द मूवमेंट? व्हाट वर द एटीट्यूड्स ऑफ गांधी एंड पटेल टुवर्ड्स द मूवमेंट? इस क्वेश्चन को आप इस लेक्चर के अंत में सॉल्व कर पाएंगे। ओके, ये जो लेक्चर है इसमें मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ अगर हम इस वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं तो आईएनए जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी था, जिसको हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो ये जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले प्रीवियस लेक्चर देख ले इंडियन नेशनल आर्मी का, तभी आप ये जो लेक्चर है इसे आसानी से समझ पाएंगे। और ट्रायल्स का जो मीनिंग होता है वो है कोर्ट केसेस। एक अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं तो इनके ऊपर केसेस चल रही थी, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पे ब्रिटिश अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ ऑफेंस किया था, ऐसा यहाँ पे माना जाता है ब्रिटिश का। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ ऐसा हुआ क्या था जो कोर्ट की केसेस चली। ये सब चीज़ों में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आईएनए था उसका हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मेशन देखा था, हमने ये भी देखा था कि किस तरह से चलाया गया, एम क्या था, किस तरह से वो धीरे धीरे खत्म होता गया, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। तो यहाँ हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे इस खबर से। ये एक खबर है जो उस वक्त पेपर में आई थी, आप देख सकते हैं, जापानीज सरेंडर, वर्ल्ड वॉर 2 एंड्स, पर्ल हार्बर इज एवेंज्ड। ये सब क्या है? पर्ल हार्बर जो है ये एवेंज्ड हो गया, यानी अगर आप देखोगे तो जापानीज ने सरेंडर कर दिया, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। ये आपको बता दूं कि जो नागासाकी और हिरोशिमा, या फिर हिरोशिमा और नागासाकी आप कहते हैं, 6 अगस्त और 9 अगस्त ये 2 दिन थे जब हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापान में थे उनके ऊपर यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब डाल दिए, जिसके कुछ दिन में ही जापान ने सरेंडर कर दिया। और फाइनली ये जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था ये एशिया में भी खत्म हो गया। उसके पहले हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि हिटलर ने सुसाइड कर लिया था, तब यूरोप में वॉर खत्म हो गया था, इटली में भी वॉर खत्म हो चुका था। और अब धीरे धीरे देखोगे, इटली वैसे यूरोप में आता है, यानी यूरोप में पूरा जर्मनी हो गया या फिर इटली हो गया, वहां वॉर खत्म हो गया। उसके बाद जापान यहाँ लड़ रहा था, बट जापान के ऊपर जब एटॉमिक बॉम्ब डाले गए थे उसके बाद जापान भी सरेंडर हो गया। यहाँ पर्ल हार्बर जो लिखा है ये यूएसए का एक हार्बर था। इसमें अगर आप देखोगे इस पोर्ट पे जापान ने अटैक किया था, इसी के चलते बदला लेने के लिए यूएसए ने जापान पे अटैक कर दिया था और यहाँ जापान हार गया था। आपको ये तो सब वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, तो यहाँ पे हम इसे ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, बट हुआ क्या आईएनए का? इसमें आईएनए का क्या यहाँ पे महत्व है? तो आईएनए इस तरह से कनेक्टेड था, जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि जापान के साथ मिलके ही इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया गया था, ये मैंने आपको कहा। और ये इंडियन नेशनल आर्मी का जो सबसे बड़ा सपोर्ट था जो था जापान, वो यहाँ पे हार चुका था, वो सरेंडर हो चुका था, इसलिए अब इंडियन नेशनल आर्मी के पास कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं बचा था, जिसके चलते क्या हुआ, ब्रिटिश ने क्या किया। इंडियन नेशनल आर्मी क्या करना चाहती थी आपको पता है, वो वॉर सीधा ब्रिटिश पे अटैक करके ब्रिटिश को यहाँ से बाहर करना चाहती थी। बहुत अलग सा एक प्लान था, बहुत जबरदस्त। आपने देखा पिछले वीडियो में क्या प्रयास किए गए थे इन चीजों के लिए, बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन रहे हैं सभी के इस फ्रीडम स्ट्रगल में।
आईएनए के ऊपर जो ट्रायल्स चलने वाले हैं ना, कोर्ट के केसेस चलने वाले, उसमें मैं आपको कुछ थोड़े छोटे-मोटे आंकड़े बता देता हूँ। ये आंकड़े बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होते, यहाँ जो भी फिगर्स लिखे रहेंगे 23,000 एंड ऑल, इसके ऊपर कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। ये सब कोई बहुत फिक्स चीज़ें नहीं हैं, जो किसी को पूरा कन्फर्म नहीं पता है, फिर भी मैं आपको बताता था। अराउंड अराउंड ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अराउंड 23,000 सोल्जर्स को यहाँ अरेस्ट किया गया था, जो आईएनए में काम कर रहे थे। इंडियन नेशनल आर्मी के इतने सोल्जर्स को यहाँ अटैक कर लिया गया। इन पे अलग-अलग इल्ज़ाम लगाए गए थे, किसी पे लगाया गया था मर्डर के चार्जेस, किसी पे लगाया गया था या फिर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, इस तरह के, यानी किसी को प्रोत्साहित करना कि आप ये क्राइम कीजिए, इस तरह के इन पे चार्जेस लगाए गए थे सोल्जर्स पे अलग-अलग। मेन चार्जेस जो थे ऑफिसर्स पे या फिर जो जितने भी ट्रायल्स चल रहे थे, ये जो केसेस चलने वाली थी, इनको तो इस क्राइम के अंडर अरेस्ट किया गया था, बट जो लोगों पे ट्रायल्स चल रहे थे उनको एक्यूज्ड किया गया था और उन पे ये चार्ज लगाया गया था, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग। किंग यानी जो इंग्लैंड का किंग है, उनके अगेंस्ट आप वॉर कर रहे हो, इसीलिए आपने आर्मी बनाई, ये आप पे चार्जेस है। और इसी के चलते आपने सेक्शन 121 जो है इंडियन पिनल कोड का, आईपीसी का, उसको आपने वॉयलेट किया है, जो अलाउ नहीं है, और इसके खिलाफ आपको सजा होगी और इसी के चलते आपके ऊपर केसेस चलने वाले हैं। सो यही था आईएनए ट्रायल जो चलने वाला था। आईएनए ट्रायल जो है, अगर आप देखोगे तो नवंबर 1945 से मई 1946 तक 10 कोर्ट मार्शल हो गए थे, है ना? तो उसके साथ-साथ ये जो ट्रायल्स थे, इसको रेड फोर्ट ट्रायल्स भी कहा जाता है। रेड फोर्ट ट्रायल इसीलिए क्योंकि ये केसेस जो चली थी वो किसी कोर्ट में नहीं, तो ये जो लाल किला है जो दिल्ली में है, इसी के अंदर ये केसेस चलाई गई थी इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर। सो ये सब चीज़ें यहाँ चली। इसमें मेनली ऐसा माना जाता है कि 2 ट्रायल्स चले थे। सो 2 ट्रायल्स कौन से थे वो मैं आपको बता दूँ। जो फर्स्ट ट्रायल था वो शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल और कर्नल गुरबख्श ढिल्लन के खिलाफ चलाया गया था, जो कि बहुत ही एक फेमस ट्रायल था। और अगर आप देखोगे तो जो ढिल्लन थे उनके ऊपर तो मर्डर का यहाँ चार्जेस लगाया गया था, और जो सहगल और खान थे उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे कि उन्होंने एनकरेज किया है फॉर मर्डर, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस वाले चार्जेस इन पे लगाए गए थे। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कौन से चार्जेस लगाए गए थे। ये चीज़ें सब है यहाँ पे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सब की तस्वीर, ये कर्नल प्रेम कुमार सहगल है, ये शाहनवाज खान साहब है, ये कर्नल गुरबख्श ढिल्लन साहब है। तो ये सब जो ऑफिसर्स हैं, इनके खिलाफ ये ट्रायल्स चल रही थी। और मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है ना, आईएनए ट्रायल्स, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन बहुत बार पूछती है। यानी अगर आप देखोगे तो मेंस में भी पूछते हैं और कभी-कभी प्री में भी बहुत बार, काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो ये अच्छे से कीजिएगा, इसीलिए मैंने इसका वीडियो जो है, लेक्चर, ये अलग से बनाया है। मैंने इसको उसके साथ जोड़ा नहीं है, आईएनए वाले लेक्चर के साथ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसे ध्यान से आप पढ़िएगा। और मैंने यहाँ शॉर्ट-शॉर्ट में लिखा है सब कुछ, ये यही नोट्स आप शॉर्ट-शॉर्ट में बना लीजिएगा और जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसे डिटेल में सुन लीजिएगा, ताकि आपको सब चीज़ें अच्छे से पता चलते जाए। सेकंड जो ट्रायल चला था, सेकंड जो केस चली थी, ये चली थी अब्दुल राशिद, सिंगारा खान, फतेह खान और कैप्टन मलिक मुनवर खान, इनके खिलाफ चलाई गई थी सेकंड ट्रायल। इस तरह से 2 ट्रायल इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे जो लोग इनके लिए डिफेंस करके आए थे, इन लोगों का बचाव करने के लिए जो लॉयर्स आए थे, इनके तरफ जो लॉयर्स लड़ने आए थे, वो भूलाभाई देसाई थे। लॉयर, इनका एक ग्रुप आया था भूलाभाई देसाई का, डिफेंस ग्रुप था इनका। तो इनके अंडर जो आए थे वो थे नेहरू, सप्रू, असफ अली, इस तरह के काफ़ी सारे लॉयर्स थे। ये सब आप देख सकते हैं कि जैसे नेशनल लीडर्स है, जो लॉयर्स थे, ज़्यादातर लॉयर्स ये नेशनल लीडर हुआ करते थे। यहाँ पे ये सब लोग जो थे, ये यहाँ पे इनके तरफ से केसेस लड़ने आए थे। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे सब आपको दिख रहे हैं, नेहरू ये भी दिख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू भी दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब लोग इनके तरफ से केसेस लड़ने वाले थे, ये सब लॉयर्स थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो ट्रायल्स थे, इसको लेके इंडियन लोगों की कुछ रिएक्शन होंगे। क्या रिएक्शन रहे इंडियंस के? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ट्रायल जो थी वो शुरू होती है नवंबर 1945 को। ऐसा माना जाता है, देखिए डेट्स जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट 5 नवंबर को ये फर्स्ट ट्रायल शुरू हुई थी, ऐसा माना जाता है। फर्स्ट ट्रायल जो हुआ था, फर्स्ट केस शुरू हुई थी। इसको लेके इंडियंस के क्या रिएक्शन रहने वाले, ये आपको बता देता हूँ। तो इंडियंस ने, हम लोगों ने यहाँ पे आईएनए मूवमेंट शुरू कर दी। आईएनए मूवमेंट शुरू की थी, वो किस चीज़ के लिए? तो ये मूवमेंट थी इसलिए कि ये जो लोग हैं जिन पे आप केसेस चला रहे हैं, जो हमारे आईएनए के ऑफिसर्स हैं, उन लोगों के ऊपर जो केसेस आप चलाई जा रही है, उनके साथ ट्रीटमेंट आप अच्छा करें। ये केसेस चल रही है तो इनके साथ बुरी ट्रीटमेंट ना की जाए, इसीलिए यहाँ पे मूवमेंट चलाई जा रही थी। ये मूवमेंट हुई और इस मूवमेंट को आईएनसी ने सपोर्ट किया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का इसको सपोर्ट था। इंडियन लोगों द्वारा ये मूवमेंट चलाई जा रही थी, तो ये मूवमेंट काफ़ी ज़ोर से चल रही थी आईएनए के सपोर्ट के साथ। और फिर आगे आप देखोगे
सो ये जो लोग थे इनके बचाव के लिए एक बॉम्बे में इंडियन नेशनल आर्मी रिलीफ कमेटी भी बनाई गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, ताकि इनका ये कमेटी जो है ये बचाव करेगी। तो ये एक कमेटी बनाई गई थी बाय आईएनसी। ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई थी, तो इस तरह से काफ़ी सारा काम चल रहा था। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंस क्या था, ये जो आईएनए मूवमेंट चल रही थी इसका, तो इसमें ये है कि हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि आईएनए मूवमेंट के थ्रू ये जितने भी हमारे जो लोगों के ऑफिसर्स के ऊपर जो केसेस चलाई जा रही है इनको हम छुड़ा ले। तो ये हमारा रहेगा और इसमें आईएनए रिलीफ कमेटी हमारी हेल्प करती रहेगी। तो ये सब जब चल रहा था तो ये मूवमेंट में 5 से 11 नवंबर 1945 ये दिन को आईएनए वीक करके सेलिब्रेट किया गया था, इंडियन नेशनल आर्मी वीक। और उसके साथ साथ 12 नवंबर जब आया तो इसको इंडियन नेशनल आर्मी डे करके भी सेलिब्रेट किया गया। इस तरह से ये एक बहुत ही अलग सी मूवमेंट थी, जिसमें बहुत सारे, अगर आप देखोगे तो लोगों का सपोर्ट था कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है इनको छोड़ दिया, यहाँ के जो हमारे सोल्जर्स है, यहाँ के जो हमारे ऑफिसर्स है, इनको छोड़ दिया जाए। और इसके लिए ये मूवमेंट चलाई जा रही है। और ये मूवमेंट के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको काफ़ी सारे लोगों का भी सपोर्ट था। एक तरह से देखोगे तो लगभग सभी जो पार्टीज है उन सबका सपोर्ट था, ऑलमोस्ट एवरी पार्टी का सपोर्ट था जो इंडिया में थी। वो सभी डिमांड कर रहे थे कि जो सोल्जर्स है उनको यहाँ पे छोड़ दिया जाए। ब्रिटिश ने इनको यहाँ पे बिल्कुल उनके खिलाफ उनको सजा नहीं होनी चाहिए। तो रिलीज ऑफ सोल्जर्स को लेके ऑलमोस्ट एवरी पार्टी इन इंडिया डिमांडेड दिस थिंग, द रिलीज ऑफ सोल्जर्स। यानी आप देखोगे तो मुस्लिम लीग हो या हिंदू महासभा हो या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या फिर यूनियनिस्ट पार्टी हो या फिर अकाली अकाली हो पार्टी हो या फिर जस्टिस पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो आरएसएस हो या फिर सिख लीग हो, इन सभी का यहाँ पे सपोर्ट था कि हम ये जो है यही डिमांड करते हैं कि सोल्जर्स को छोड़ दिया जाए। हमारे जो सोल्जर्स है जिनके खिलाफ आप केसेस चला रहे इनको छोड़ दिया जाए। दूसरा है कि धीरे धीरे अब क्या होने, अब आने वाला था वर्डिक्ट, अब आने वाला था फैसला। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ इस तरह से कोर्ट केसेस चल रही है और यहाँ पे जो फैसला आने वाला था, अब टाइम आ चुका था कि फैसला सुनाया जाएगा और फैसला आ गया। फैसला आया 1 जनवरी 1946 को, 1 जनवरी 1946 को फैसला आया। और फैसला ये आया कि ये जितने भी ऑफिसर्स हैं इन सबको दोषी करार दिया जाता है और इन सबको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। अब जैसे ही ये सजा सुनाई वैसे इंडियंस का रिएक्शन, हम लोगों का रिएक्शन और ज्यादा अब यहाँ पे सीरियस टर्न ले रहा था। यहाँ जो मूवमेंट थी वो और जोर से चलने लगी। अब तो पूरे देश में ही बहुत ज्यादा आप देखोगे तो वेलोसिटी के साथ और बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से ये मूवमेंट ने अपना एक रूप ले लिया था। ये जब चल रही थी तो बहुत सारी चीजें ब्रिटिश को फेस करनी पड़ रही थी, लोगों का अपोज फेस करना पड़ रहा था। ये सब चीज़ों के चलते, ये रिएक्शंस जो थे इंडियंस हम लोगों के, उसके चलते ब्रिटिश को ये फैसला लेना लेना पड़ा। जो कमांडर इन चीफ होते हैं आर्मी के, जिनका नाम था उस क्लॉड ऑचिनलेक। क्लॉड ऑचिनलेक जो थे, इन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिया कि ये जो सोल्जर्स हैं इन सबको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि देश की जो स्थिति है, कंडीशन है, वो ठीक नहीं है और ऐसे इसमें हम इनको अभी यहाँ पे सजा नहीं दे सकते, को इन सबको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा सब यहाँ पे होने लगा। ये सब छोड़ दिया गया। जो सोल्जर्स थे इनको, या आखिरकार हम लोगों के जो महत्व प्रयत्न थे वो काम कर गए और ये सब लोग आज़ाद हो गए। बट आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने भी ये ऑफिसर्स थे जिन पे केसेस चली, उन सबको बाद में इंडियन फ्रीडम के बाद भी इन सबको आर्मी में नहीं लिया गया, क्योंकि एक ये चीज़ थी कि गवर्नमेंट के खिलाफ इन पे इन्होंने अगर कुछ तो भी एक रिवोल्ट किया था। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ रहे बाद में भी, क्योंकि एक उससे आर्मी का जो डिसिप्लिन है उसको ठेस पहुंचेगी और इंडिया का जो सिस्टम है वो ठीक से नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे आर्मी रूल नहीं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। ये सब चीज़ें हम नहीं चाहे हैं बाद में, तो इनको इंडियन आर्मी में जगह नहीं दी गई बाद में, बट ये सब रिहा हो गए थे यहाँ पे। अब यहाँ पे धीरे धीरे जो आईएनए ट्रायल्स थे ये तो यहाँ पे रुकने लगे। बट जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन था वो आरआईएन पे भी था, जिसको हम रॉयल इंडियन नेवी कहते हैं। तो आरआईएन के यहाँ पे म्यूटिनी शुरू हो गई। कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जैसे कि आरआईएन जो है इसका मीनिंग होता है रॉयल इंडियन नेवी। कभी कभी यहाँ पे रेटिंग्स ये वर्ड आता है, मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था उसमें रेटिंग्स भी लिखा था, लिखा होगा शायद, हाँ, द रेटिंग्स ऑफ रॉयल इंडियन नेवी। तो रेटिंग्स क्या होता है ये भी देखिए, यहाँ लिखा है द रेटिंग्स ऑफ रॉयल इंडियन नेवी। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ रॉयल इंडियन नेवी का जो रेटिंग्स है उसका क्या होता है। रेटिंग्स यानी जो नॉन कमीशन सेलर्स होते हैं ना जो नेवी में, ये लोगों को रेटिंग्स कहा जाता है। जो नेवी के नॉन कमीशन्ड सेलर्स होते हैं उन लोगों को
ओके, सो सेलर्स इतना याद रख लीजिएगा नेवी के, तो वो रेटिंग्स कहलाते हैं यहाँ पे। सो ये आरआईएन, आरआईएन यानी इंडियन रॉयल इंडियन नेवी थी। जैसे कि अगर आप देखो तो इंडियन नेशनल आर्मी, रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी ये इंडियन नेवी थी उस टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे। इन लोगों ने यहाँ पे म्यूटिनी कर दी, इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह की शुरुआत जो की गई थी वो HMIS तलवार करके जो शिप थी, है ना, तो ये शिप का नाम है HMIS तलवार, जो बॉम्बे में थी उस वक्त। उस पर ये रॉयल इंडियन नेवी ने म्यूटिनी करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां पे एक तरह से आप देखोगे तो विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह करने के जो कारण थे वो क्या थे, ये अभी हम जान लेते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो रीजंस ये थे कि डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। जैसे आप देखते हैं तो इंडियंस के साथ यूरोपियंस और इंडियंस में भेदभाव किया जाता था ब्रिटिश की तरफ से। जो यूरोपियंस या फिर जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, इन लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी और हम लोगों के साथ बर्ताव बहुत खराब था। उसके साथ साथ लिविंग कंडीशन हमारी खराब थी। और अगर देखोगे तो इन्फ्लुएंस बाय इंडियन नेशनल आर्मी था, तो इन्होंने देखा कि इंडियन नेशनल आर्मी अगर खुद के राइट्स के लिए लड़ सकती है, सो हम एज ए इंडियन नेशनल रॉयल इंडियन नेवी हम क्यों नहीं लड़ सकते? तो हम भी तो आर्म फोर्स है जैसे वो है, सो हम भी अपने जितने भी हमारे राइट्स है उसके लिए लड़ेंगे। और इसके लिए जो आया था, ये जो इंस्पिरेशन मिला था आईएनए से, उसके चलते यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बलाई चंद्र दत्त जो है, बलाई चंद्र दत्त, उन्होंने 1 दिसंबर 1946 को, जब इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जा रहा था, उस टाइम पे जो बलाई चंद्र दत्त थे, उन्होंने यहाँ पे नारे लगा दिए ब्रिटिश के खिलाफ। उसी दिन जब वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, उस प्रोग्राम में बलाई चंद्र दत्त जो थे, बलाई चंद्र दत्त अगर आप देखोगे तो वो एक ऑफिसर थे जो उस इसमें थे, वो शिप पे थे। उन्होंने यहाँ पे कुछ नारे लगा दिए, जैसे उन्होंने जय हिंद इस तरह के नारे लगा दिए, उन्होंने चले जाओ ब्रिटिश को ये भी नारे लगा दिए। ये सब लगाने के बाद जो बलाई चंद्र दत्त थे उनको तो यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, बट उन्होंने ये बहुत ही एक अलग सी चीज कर दी थी, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था। और यही से शुरू होता है रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटिनी, जिसको हम कहा जाता है विद्रोह जो किया गया था रॉयल इंडियन नेवी द्वारा। अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बिगिनिंग ऑफ म्यूटिनी, यानी म्यूटिनी कैसे शुरुआत होती है, तो 18 फरवरी को जो तलवार थी, जो शिप थी जिसका नाम था तलवार, उसमें 18 फरवरी 1946 को 1100 सोल्जर्स ने यहाँ पे एक तरह से विद्रोह कर दिया। उन्होंने म्यूटिनी को शुरुआत कर दी। उन्होंने ये जो शिप थी ये ब्रिटिश के कब्जे में से अपने हाथ में ले ली और उसके ऊपर इंडिया का फ्लैग होस्ट कर दिया और उसके ऊपर स्ट्राइक शुरू कर दी। स्ट्राइक करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये करने के बाद ये वायरलेस जो इसके साथ जो तलवार थी जिस तरह से, तो बाकी शिप्स भी कनेक्टेड थी थ्रू वायरलेस। तो वायरलेस से उन्होंने ये घोषणा कर दी हर जगह पे कि इस तरह से हमने विद्रोह कर दिया है, तो आप सब अगर करना चाहे तो आप हमारा साथ दे सकते हैं। और धीरे धीरे अगर आप देखोगे हर जगह काफी सारे जो जगह थी वहां पे ये म्यूटिनी की खबर पहुंचने लगी और वहां के भी सोल्जर्स इनको सपोर्ट करने लगे। जैसे कि कैलकाटा में ये पहुंच गया, कराची में, वाइजाग, विशाखापट्टनम में, मद्रास में भी इस तरह का विद्रोह शुरू हो गया और नेवी में पूरे तरह से विद्रोह शुरू हो गया। 19 फरवरी की बात है कि एक नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी बनाई गई और ये उन्हीं लोगों ने बनाई थी, उन्हीं सोल्जर्स ने बनाई थी, उन्हीं सेलर्स ने बनाई थी, जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ये विद्रोह करते हैं वही लोगों ने, जो सोल्जर्स यहाँ पे थे इन शिप पे, उन्हीं के द्वारा एक नेवल स्ट्राइकर्स सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी बनाई गई और इसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो MS खान बनते हैं और वाइस और इसके अगर डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं जो इस कमेटी के, वो होते हैं मदन सिंह। तो ये सब लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने वाले थे एक तरह से, देखोगे आप तो ये जो स्ट्राइक है इसको, तो इसके लिए कमेटी बनाई गई थी। तो किस तरह से स्ट्राइक करना और किस तरह से आपको उनके खिलाफ ये पूरा जो विद्रोह है ये चलाना है, इसके लिए डायरेक्ट एक कमेटी बनाई जाती है। काफी अलग सी एक चीज होती हुई दिख रही थी नेवी के तरफ से भी, ये तलवार पे चल रहा था। लोगों ने तो सपोर्ट कर दिया, लोग बोले कि क्यों ना ऐसा हो, नेवी के साथ अगर कोई अत्याचार हो रहे हैं तो उन्होंने भी ये चीज करना चाहिए, हमारा उसको पूरी तरह से सपोर्ट है। और सपोर्ट होने के साथ साथ अगर आप देखोगे तो काफी सारे जगह पे इसको सपोर्ट देने की चीजें बताई गई। तो यहाँ पे सपोर्ट सिर्फ लोगों ने ही नहीं, तो काफी सारे जो लोग थे, जैसे कि काफी आर्म फोर्सेस वाले जो सोल्जर्स थे बाकी भी, जैसे इंडियन एयरफोर्स, एयरफोर्स ने भी इनका देख के स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। एयरफोर्स ने रॉयल इंडियन नेवी का जो म्यूटिनी थी उसको सपोर्ट कर दिया और एयरफोर्स ने भी स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। एयरफोर्स ने दिल्ली, लाहौर, कराची, अंबाला, मीरठ एटसेट्रा एटसेट्रा ऐसे बहुत सारे स्टेशंस पे एयरफोर्स ने भी स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। और अगर आप देखोगे तो ये स्ट्राइक जो थी ये पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से ब्रिटिश को यहाँ पे डरा रही तो थी ही, बट पूरी तरह से
से ये बढ़ चुकी थी, पूरे देश में फैल चुकी थी ये स्ट्राइक, और अभी ब्रिटिश डर चुके थे। अब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रिएक्ट करने वाली थी। गवर्नमेंट ने एज अ रिएक्शन क्या किया ये जान लेते हैं। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस वक्त एटली थे। जो एटली थे वो हमारे नहीं, सॉरी, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये जो म्यूटिनी है इसको तुरंत खत्म कर दिया जाए, इस म्यूटिनी को खत्म कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, सो डायरेक्टली इन्होंने बॉम्ब डाल दिया ऊपर से हिंदुस्तान शिप पे। सो ये जो हिंदुस्तान नाम की शिप थी ये कराची में स्टेशन थी उस टाइम पे। तो हिंदुस्तान नाम की ये जब कराची में स्टेशन थी तो ब्रिटिश ने इनके ऊपर बॉम्ब डाल दिया और अटैक किया गया। तो जब ऊपर से बॉम्ब आ रहे थे शिप पे, तो अभी समझ नहीं रहा था जो सोल्जर्स थे उनको कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ऊपर से ब्रिटिश कभी भी अटैक कर सकते थे। तो ये चीज के चलते जो सोल्जर्स थे उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, और वो सोल्जर्स ने यहाँ पे सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद ये जो रॉयल इंडियन नेवी का जो ये चला म्यूटिनी, ये खत्म हो गई एक तरह से। तो ब्रिटिश ने यहाँ पे बहुत ही सीवियर एक्शन ली थी, डायरेक्टली बॉम्ब से अटैक कर दिए थे। सो इसके साथ साथ ये खत्म हो गया। तो गवर्नमेंट का रिएक्शन इस तरह से था इस RIN रॉयल इंडियन नेवी के म्यूटिनी पे। अब देखते हैं हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने तो रॉयल इंडियन नेशनल आर्मी को तो पूरा तरह से सपोर्ट अपना दिखाया था, बट क्या उन पॉलिटिकल सपोर्ट का, उन पार्टीज का यहाँ भी सपोर्ट था या नहीं, ये जान लेते हैं। सो ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो रिएक्शन इस तरह से था कि INC और मुस्लिम लीग ने तो डायरेक्टली साफ मना कर दिया था कि इस तरह की जो म्यूटिनीज होती है उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। गांधी जी और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने तो इसको, इसकी टीका की, इसको क्रिटिसाइज किया कि इस तरह की म्यूटिनी किस तरह से हो रही है। अभी ये एक तो सही टाइम नहीं है म्यूटिनी करने का, और एकदम ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि म्यूटिनी अभी की जाए। और इसके पीछे क्या रीजन थे मैं आपको ये भी बताता हूँ। सो यहाँ पे गांधी जी और पटेल जो थे, यानी गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे, इन्होंने यहाँ पे क्यों सपोर्ट नहीं किया था ये चीज भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो पूछा गया आपको, तो क्वेश्चन पूछा है तो आपको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको व्यू बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम पटेल जी जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका व्यू जान लेते हैं। पटेल का ऐसा कहना था कि देखिए भाई साहब, जब इंडिया को फ्रीडम मिल जाएगा, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, तभी भी हमको एयरफोर्स, आर्मी, ये सब की जरूरत पड़ने वाली आफ्टर फ्रीडम। सो फ्रीडम के बाद जब जरूरत पड़ेगी ये लोग हमारे साथ होंगे। तो ये इस तरह की चीजें फिर से हो गई। अगर गवर्नमेंट का कुछ इनको अगर कुछ एक्सेप्टेड नहीं होती है कुछ चीजें, और उसके खिलाफ अगर आर्म फोर्सेस वाले इस तरह से म्यूटिनी करने लग गए, सो बाद में एक डिसिप्लिन जो है आर्मी में वो नहीं रहेगी। और एक तरह से हम डेमोक्रेसी अगर चाहते हैं तो हो सकता है इंडिया आगे जाके मिलिट्री रूल में आ जाए, जो हमको ठीक नहीं लग रहा है। मार्शल रूल लग जाए इंडिया में तो डेमोक्रेसी एक तरह से नहीं मिल पाएगी। अगर मिलिट्री इस तरह से म्यूटिनी करने लग गई तो सो ये जो डिसिप्लिन तोड़ती है, ऐसी चीजें यहाँ पे अलाउ नहीं है। अगर अभी हम सपोर्ट करते तो हो सकता है बाद में भी इस तरह की चीजें इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी होगी। सो अभी हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। ये पटेल का बहुत ही क्लियर एक व्यू था। गांधी जी का ये कहना था कि भाई साहब, हम ये मानते हैं कि देखिए ये जो चीज आप कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी ने जो किया, पटेल और गांधी या बाकी लीडर्स का यही कहना था कि देखिए भाई साहब, ये जो इंडियन नेशनल आर्मी ने किया था वो इसीलिए किया था क्योंकि उनके साथ एक ट्रायल चल रहा था, उन पे केसेस चलाई जा रही थी। तो ठीक है, हमको ये करना जरूरी था सपोर्ट, बट यहाँ पे हम सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये एक बैड एग्जाम्पल दिख रहा है और अनबिकमिंग एग्जाम्पल है आने वाले जनरेशन के, आने वाले जितनी भी आर्मीज रहेंगे उनके लिए, कि भाई साहब इस तरह की चीजें को अगर हम सपोर्ट करते हैं तो आने वाले चीजों लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाएगा, और इसी तरह से ये लोग भी वायलेंस करेंगे। तो मैंने ये कहा है, गांधी जी ये कहते थे पहले ही, कि इस तरह की वायलेंट एक्टिविटीज करने के लिए अगर आप सब लोग यूनाइटेड हो रहे हैं तो ये गलत चीज है, आपको वायलेंस यहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए। सो ये सब चीजों को गांधी जी और पटेल ने पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर दिया था, है ना। और बाकी अगर देखोगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, किसी ने भी इस म्यूटिनी को सपोर्ट नहीं किया था। तो ये सब चीजें चली थी। बट अरुणा असफ अली जो थे या अच्युतराव पटवर्धन थे, ये जो लीडर्स थे, ये दोनों, इन दोनों ने इनको सपोर्ट किया था। सो गांधी और पटेल ने क्रिटिसाइज किया, इंडियन नेशनल का आर्मी और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसको अपोज किया। सो ये सब चीजें यहाँ पे चली और धीरे धीरे अगर देखोगे तो ये खत्म होने लगा। पटेल ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी सोल्जर्स के पास गए और सोल्जर्स से उन्होंने बातें की कि इस तरह की जो भी चीजें हैं
वो यहाँ पे बात करने जाते हैं और 23 फरवरी 1946 को पटेल और एमएस खान जो थे, एमएस खान यानी नेवी की तरफ से जो थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ मैंने आपको एमएस खान बताया जो नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी में थे। उनको पटेल ने ये एक आश्वासन दिया था कि देखिए हम आपको एक गारंटी देते हैं कि आपको हम सजा नहीं होने देंगे, डिक्लेयर दैट नोबडी विल बी पनिश्ड, अगर आप अभी ये विद्रोह जो कर रहे हैं, ये म्यूटिनी जो कर रहे हैं, इसको रोक देंगे तो। और यहाँ पे इस कारणवश ये म्यूटिनी जो थी इसको रोक दिया गया। ओके, सो बाद में क्या हुआ? बाद में अब यहाँ पे कांग्रेस ने तो ये कहा था कि आप रोक दीजिए, या फिर पटेल ने कहा था कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस ने ही भेजा था पटेल को ये बातचीत करने के लिए। जब पटेल ने इनको ये सब चीजें बताई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, तो ये हुआ कि इनको पनिश नहीं किया गया, ये इनको एक आश्वासन दिया गया था, गारंटी दी गई थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ब्रिटिश ने इन सबको अरेस्ट कर लिया। हालांकि जब इंडिया को इसके बाद जल्दी ही फ्रीडम मिल चुका था, आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम, उसके बाद क्या हुआ इन लोगों का, तो इन लोगों को पाकिस्तान हो या इंडिया, इन नेवी में यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे ठीक नहीं होगा इनको रिक्रूट करना, क्योंकि ये म्यूटिनी में शामिल थे, तो एक डिसिप्लिन के खिलाफ होगा, तो ये सब चीज़ें नहीं हुई। बट धीरे धीरे करके अगर हम देखते हैं तो 1970 तक, तो भी एटलीस्ट 1970 तक इन लोगों को सम्मानित किया गया, सॉरी 70, ओके 70-60 नहीं, 1970 तक इनको सम्मानित किया गया। और ये जो नाम था RIN, जिसको कहा जाता है RIN म्यूटिनी, उसका नाम बदल के हमने धीरे धीरे इनका इनके रेस्पेक्ट के चलते हमने इसको नाम दिया, वो था नेवल अपराइजिंग। सो ये नेवल अपराइजिंग जाने लगे, जिसके हमने सम्मान में दिया था कि नेवल अपराइजिंग था, नेवी का एक अपराइजिंग था ये। सो इस तरह से ये RIN म्यूटिनी भी चली। तो याद रखिएगा कि किस तरह से व्यू रहे, किस तरह से ट्रायल चला और क्या-क्या चीज़ें हुई। तो ये टॉपिक एक बहुत ही अलग सा टॉपिक था जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको अलग तरीके से आपको समझाने की पूरी तरह कोशिश की और आपको समझ गया है, तो आप जो क्वेश्चन है मेंस का वो लिख के देखिए, आपको ये सब आ जाएगा। सो इस तरह से हम लोगों की जो आर्म फोर्सेस थे उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से उस वक़्त खबर आई थी, INA ट्रायल ओपन्स इन रेड फोर्ट। रेड फोर्ट में यहाँ तीनों की आपको तस्वीरें दिख रही है, यहाँ पे लॉयर्स के आपको ग्रुप दिख रहे हैं खड़े, ये वो फोटो है जहाँ पे लॉयर्स है जो लड़ने वाले थे। तो इस तरह से ये सब चीज़ें यहाँ चली थी और एक बहुत ही अलग सा इंसिडेंस आपको आज जानने मिला, जिसको हम कहते हैं INA ट्रायल्स या फिर RIN म्यूटिनी। ओके, सो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा आपके लिए। सो अब हम पिछले जो टॉपिक है उसके MCQ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मेक MCQ चैलेंज जो है वो मैंने जो स्टार्ट किया है वो इस तरह का चैलेंज है कि आपको ये जो लेक्चर होगा इसमें जो क्वेश्चंस आए आप बनाएंगे, वो क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है आपके नाम के साथ, और अगले आने वाले लेक्चर में उसे मैं पब्लिश करूंगा। ये ऐसा करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग अगर MCQ बनाने में ट्रेंड हो गए तो आप MCQ सॉल्व करने में डबल ट्रेंड हो जाएंगे। तो मैं आपको MCQ सॉल्व करने में एक ट्रेंड बनाना चाहता हूँ, ट्रेंड करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। सो इस बार जिन्होंने कंप्लीट किए थे ये मेक MCQ चैलेंज, उनके नाम अक्षत जी, विनीता जी, पूजा जी, स्नेहल जी और प्रियंका जी, ये सब है। तो इन लोगों ने जो क्वेश्चन भेजे, आइए हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। सो ये जो क्वेश्चन होंगे ये इंडियन नेशनल आर्मी एंड सुभाष चंद्र बोस, ये टॉपिक से होंगे। और जिन लोगों ने इसका वीडियो नहीं देखा है वो इसका वीडियो अभी ही देख ले, इसका लेक्चर अभी देख ले, यहाँ पे उसकी लिंक दी गई है। उसके बाद आप ये पूरे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन रिवॉल्यूशनरी हेल्प सुभाष चंद्र बोस इन रेजिंग इंडियन नेशनल आर्मी? सूर्य सेन, राम प्रसाद बिस्मिल, राज बिहारी बोस या बटुकेश्वर दत्त? बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी। एक और अगला क्वेश्चन विनीता जी ने भेजा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट INA इज करेक्ट? इट वाज फॉर्म्ड इन सिंगापुर बाय सुभाष चंद्र बोस. कैप्टन मोहन सिंह was appointed as its commander. It has 3 fighting brigades named Subhash, Gandhi and Nehru. या D all of the above? बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और विनीता जी ने जो भेजा है वो। एक और क्वेश्चन विनीता जी ने भेजा हुआ है, विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन ईयर 1939 आफ्टर ही ब्रोक अवे फ्रॉम कांग्रेस? आजाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट या फिर इंडियन फ्रीडम पार्टी? सो बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन भेजे। अगला क्वेश्चन हमें अक्षत चौधरी जी ने भेजा है। अक्षत चौधरी जी ने भेजा है कि हु रिगार्डेड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक? फर्स्ट ऑप्शन महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस? सो बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्षत जी। अक्षत जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है, हु रिनेम्ड अंडमान एंड निकोबार एज शहीद एंड स्वराज्य? फर्स्ट ऑप्शन इज
Rabindranath Tagore. Second option is C. Rajgopalachari. Third option is Subhash Chandra Bose. And fourth option is all of this. बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्षत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें क्वेश्चंस भेजे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें भेजा है स्नेहल जी ने। स्नेहल जी ने क्वेश्चन पूछा है कि इन मार्च 1942 अ कॉन्फ्रेंस of Indians was held in where they form Indian Independence League. So first option is Bangkok, second option is Singapore, third option is Tokyo and fourth option is Rangoon. So बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी आपने भेजा हुआ। एक और क्वेश्चन स्नेहल जी ने भेजा है, who was the founder of Azad Hind Fauj, also known as Indian National Army? फर्स्ट ऑप्शन मोहन सिंह, सेकंड ऑप्शन सुखदेव, थर्ड चंद्रशेखर आजाद या डी रास बिहारी बोस। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। स्नेहल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने एमसीक्यू पोस्ट किए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें भेजा है पूजा भारद्वाज जी ने। पूजा भारद्वाज जी ने भेजा है क्वेश्चन, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रेफरेंस टू ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सेट अप बाय सुभाष चंद्र बोस? ए, इट स्टूड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। बी, इट स्टूड फॉर सोशल ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ बोथ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सी, इट इज फॉर एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। या डी, द bloc did not favor linguistic and cultural autonomy for all section of India. Options है, first option is A, C and D, second option is A, B and C, third option is B, C and D and fourth option is all of the above. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी ने भेजा। उसके बाद पूजा जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है, who said the famous quote, freedom is not given, it is taken? फर्स्ट ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन इज रास बिहारी बोस, थर्ड ऑप्शन इज सुभाष चंद्र बोस एंड फोर्थ ऑप्शन इज मदन मोहन मालवीय। बहुत अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूजा जी ने भेजा हुआ है, इन विच सेशन पट्टाभी सिद्धारमैया लॉस्ट प्रेसिडेंट्स इलेक्शन कांग्रेस में? ओके, सो फर्स्ट इज मद्रास सेशन, सेकंड इज कलकत्ता सेशन, थर्ड इज त्रिपुरी सेशन एंड फोर्थ इज लखनऊ सेशन। आपको सही ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी। पूजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पे हमें एमसीक्यूज पोस्ट किए। उसके बाद हमें क्वेश्चन भेजा है प्रियंका सहाय जी ने। प्रियंका सहाय जी ने लिखा है, सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड the civil services in 1921. Choose the correct option. A, to start a newspaper press. B, to advise his political guru to the advice of its political guru चित्तरंजन दास, CR दास के एडवाइस पे छोड़ा गया, ऐसा कहना है। फोर्थ ऑप्शन इज टू स्टार्ट हिज करियर एज फिलोसोफर एंड थर्ड ऑप्शन इज टू स्टार्ट हिज करियर एज फिलोसोफर एंड फोर्थ ऑप्शन इज टू जॉइन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रियंका जी। प्रियंका जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है कि रशिया ज्वाइंड अलाइड इन विच ईयर? 1941, 1940, 1945 या 1942? बहुत अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन प्रियंका जी ने हमें जो भेजा है वो है, फ्रॉम विच एजेंट इंडिया गॉट द सुभाष चंद्र बोस रेडियो ट्रांसमिटिंग सेट एंड इन विच ईयर? रॉ एजेंट 1932, INC एजेंट 1944। A, only one, B, only two, सी बोथ आर करेक्ट या डी नन ऑफ दिस? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और प्रियंका जी ने आपने भेजा। तो आप प्रियंका जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे क्वेश्चन भेजे। तो आप सबका, अक्षत जी, विनीता जी, पूजा जी, स्नेहल जी और प्रियंका जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर बाकी जो सभी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स लिखने हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। मेरे फेसबुक पेजेस को लाइक करें और फॉलो करें, श्रेयस बड़ी और श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन, ताकि और अपडेट्स आपको मिलते रहे। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बड़ी द पीस लवर ईयर मेरा इंस्टाग्राम आईडी, और श्रेयस बड़ी @gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। Study hard, work smart and take care.